नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हमारा जो अनुच्छेदों का जो सिलसिला जारी था, हम उस सफ़र में आज आर्टिकल 80 तक पहुंच गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यदि आप हमारे फैमिली यानी हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर या फिर पुराने सदस्य अगर आप हैं, तो आप ये जानते होंगे हम लोग एक श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं जो हमारी कंप्लीट श्रृंखला होगी। क्या होगी? कंप्लीट श्रृंखला होगी, कंप्लीट सीरीज होगी। ठीक, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पूरे जितने अनुच्छेद दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, हम उन्हें एक एक करके सारे के सारे अनुच्छेद के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि विस्तार से और सरल भाषा में। विस्तार प्लस सरल भाषा। कैसे? विस्तार प्लस सरल भाषा में। और जो सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिस एग्जामिनेशन में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस यानी जनरल स्टडीज़ आता है, जनरल नॉलेज आता है, उस सारे एग्जामिनेशन के लिए ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको आप देखिए और इसका आप नोट्स बनाइए। इसको आप क्या करिए, इसको आप देखिए, इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को, उसके बाद इसका नोट्स बनाते चलिए। और जो भी क्वेरीज रह जाती है, जो भी आपको प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप उस वीडियो में, जिस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, कोई बातें, कोई कथन, कोई तथ्य, तो आप क्या करिए, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आइए मित्रों, हम लोग आज आर्टिकल 80 के बारे में समझेंगे कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है। हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये समझ जाएंगे, जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये पूछा जाता है। राज्यसभा एक अनुत्तरदायी सदन है, क्यों है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, राज्यसभा को क्या नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, इसका भी इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन कौन होता है, हम लोग इसके बारे में भी आज डिस्कस कर लेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ये इसके सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो मिला जुला करके यहाँ पे कई सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग ढूंढेंगे इस अनुच्छेद में। ठीक, इस अनुच्छेद में जो प्रावधान है, उस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत ही हम लोग कई सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्या है राज्यसभा की संरचना। क्या है राज्यसभा की संरचना? कि सबसे पहले क्या होता है, इसकी अधिकतम सदस्य की जो संख्या होगी, यानी कि आप इसको मान के चलिए अधिकतम इसके जो सदस्य होंगे वो कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, बस केवल इतना आप समझिए। ठीक, राज्यसभा को अन्य दूसरे नाम यानी द्वितीय सदन, प्रथम सदन तब कौन हुआ, प्रथम सदन लोकसभा हुआ, तो द्वितीय सदन कौन हो गया, हाँ, राज्यसभा हो गया। ठीक, इसी वक्त समझते चलिएगा, आगे चल करके हम लोकसभा के बारे में भी समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे जो बातें हैं आप उसको समझिएगा कि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक, इसे अनुत्तरदायी सदन कहा जाता है। अनुत्तरदायी मतलब कि ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसा कि लोकसभा क्या होती, विधायिका के प्रति क्या होती, उत्तरदायी होती। क्यों होती है? क्योंकि उसका निर्माण ही वहीं से होता है। इसका क्या तात्पर्य होगा, अभी हम लोग समझेंगे। ये अनुत्तरदायी होता है। क्या होती है ये अनुत्तरदायी सदन होती है। ये सारे नाम उपनाम जो है इसको आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन किस मामले में होता है? क्योंकि इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, भंग नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की परामर्श के बाद या फिर मंत्रिपरिषद के परामर्श के बाद, सलाह पर। ठीक, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि भंग नहीं किया जा सकता, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब ये स्थायी सदन कैसे हो गई, भंग नहीं किया जाता इसलिए हुआ। अनुत्तरदायी क्यों है ये? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ये विधायिका से नहीं होता, इसके सदस्य जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक, द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम सदन लोकसभा को, द्वितीय सदन इसको कहा जाता है। इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तब लोकसभा को क्या कहा जाएगा? निम्न सदन कहा जाएगा। हम लोग जब
लोकसभा के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ये शब्द आएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, निम्न सदन कहा जाएगा। आप दोनों मिक्स मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। आप बस केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 250 होगी। इसे प्रथम सदन कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। प्रथम सदन लोकसभा कहा जाता है। द्वितीय सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे अनुत्तरदायी सदन भी कहा जाता है, ठीक। और ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन इस रूप में है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब आता है कि राज्यसभा राज्यों की भी प्रतिनिधित्व करती है, ये बात सत्य है। राज्यसभा जो होती है इसमें राज्यों के भी सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं, यानी कि उसके प्रतिनिधि भी क्या होते हैं, यहाँ पे शामिल होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, देखिए विधानसभा में क्या होता है, विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, जहाँ पे विधान परिषद होती है, जिस जिस राज्य में विधान परिषद होती है तो वहाँ 2 सदन होंगे। जहाँ पे विधान परिषद जिस जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगी वहाँ पे केवल 1 सदन होंगे। तो क्या होता है, कैसे होता है, आइए हम लोग उसको भी थोड़ा सा हल्के से समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए बातें। अगर मान लीजिए विधानमंडल है किसी राज्य का है, ठीक, मान लेते यहाँ पे जो है विधान परिषद नहीं है। कौन नहीं है, विधान परिषद, यानी इसके 2 सदन होते हैं। अब यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, केवल विधानसभा होगा, ठीक, विधानसभा होगा। तो इसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी जो इलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड हैं वो नहीं, ठीक, जो निर्वाचित सदस्य हैं वही क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों में क्या करेंगे, ये इनके निर्वाचन में क्या कर सकते हैं, ये लोग भाग ले सकते हैं। क्या समझे आप कि विधानमंडल का जो, या फिर कहा जाए किसी राज्य का जो विधानसभा होते हैं वो प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। इससे क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, या फिर ले लेते हैं हम लोग दिल्ली को ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी संख्या कितनी, जनसंख्या इसकी कितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से ही वहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा के सीटों की क्या होती है, गणना होती है, ठीक। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ की सीट क्या होंगी, ज़्यादा होंगी राज्यसभा के लिए। अगर कम है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, ठीक। अर्थात राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि राज्यसभा अनुत्तरदायी सदन है क्योंकि ऑप्शन ए, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन बी, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक। ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये विधायिका के प्रति अनुत्तरदायी भी होते हैं। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए क्या है, ये अनुत्तरदायी सदन है। तो इसका क्या हुआ, एक बार मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ, इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ एकदम जल्दी से, कि राज्यसभा की जो संरचना होती है वो आर्टिकल 80 से होती है, यानी 80 में होती है, ठीक। इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 250 होगी। इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे अनुत्तरदायी सदन भी कहा जाता है, इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक। और इसके जो सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक। और इसका क्या होता है कि जिस राज्य की भी क्या की जाएगी, गणना की जाएगी, उसकी जनसंख्या के अनुपात में ही होगी, ठीक। ये किसी भी राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही क्या होगा, इसकी गणना की जाएगी, इसके सीटों का बंटवारा होगा। और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आप देख रहे हैं कई सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने इसमें से ढूंढ लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, आर्टिकल 81 के बारे में, अनुच्छेद 81 के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।